हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने फैराडेज लॉ पे बात की थी और उसके ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस भी किए थे। इस लेक्चर में हम लोग मेनली ना सेल्स के बारे में बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि करोजन कैसा फिनोमेना है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 सेल्स। सबसे पहले सेल्स से शुरुआत करते हैं। कितने तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं? तो इस चैप्टर में हमें 3 तरह के सेल्स पढ़ने हैं। एक प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल और तीसरा फ्यूल सेल। इनमें भी दो सेल्स पढ़ने हैं। प्राइमरी सेल्स में मैं बताऊंगा आपको ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी सेल में मैं आपको बताऊंगा लेड एक्यूमुलेटर बैटरी और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसमें निकल कैडमियम सेल के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम लोगों को पढ़नी है। आइए एक एक करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी सेल से मेरा क्या मतलब है? वो तमाम सेल्स जिनको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, जो रिचार्जेबल नहीं होते हैं। नॉन रिचार्जेबल बैटरीज हैं, उनको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं, जिनको आप एक बार यूज करते हैं और फिर वो खत्म हो जाता है, फिर आपको उसे डिस्पोज करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ठीक है, तो प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल cells are non-rechargeable cells, है ना? Can be used only once, एक ही बार आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्राइमरी सेल्स में हमें 2 सेल पढ़ने हैं, एक ड्राई सेल और दूसरा क्या मर्क्यूरी सेल पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ड्राई सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली चीज ड्राई सेल हम लोगों ने हमेशा यूज किया है। पहले टॉर्च में यूज होते थे, है ना? आज भी इसके बहुत ही उतने मोटे तो नहीं, लेकिन पतले वर्जन्स आते हैं जो, है ना, छोटे मोटे खिलौनों में भी लगते हैं, तो उन्हें ड्राई सेल कहा जाता है। ड्राई सेल को हम लेक्लांचे, इसके जो इन्वेंटर थे उनके नाम पे इनको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, सेल भी कहा जाता है इसे, लेक्लांचे। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, ये सेल कैसे होते हैं? तो बेसिकली इस सेल में आप पाएंगे कि एक कंटेनर होता है जिंक का। ठीक है, ये जिंक का कंटेनर है और मेनली ये जो कंटेनर है ये एनोड की तरह काम करेगा। एक कप है, एक बर्तन है जो नीचे से, है ना, बंद है, ऑफ कोर्स, है ना, नीचे से बंद है, और एक कंटेनर है ये। ठीक है, इसके अंदर ग्रेफाइट का एक रॉड डाल दीजिए, ग्रेफाइट रॉड शुरू से अंत तक। ठीक है, ये ग्रेफाइट का रॉड है, दिस इज ग्रेफाइट रॉड है ये, विच एक्ट्स एज कैथोड। ठीक है, ये कैथोड की तरह एक्ट करता है। और इस जिंक के कंटेनर और इस ग्रेफाइट रॉड के बीच में जितनी भी जगह बचती है उसमें होता क्या है? अच्छा, इस ग्रेफाइट रॉड के आसपास ठीक है, हम MnO2 और कार्बन लगा देते हैं। MnO2 प्लस कार्बन होता है। तो ये जो काला सा जो हम लोगों ने एक ब्लैक रॉड इसमें डाला हुआ है, ग्रेफाइट रॉड, उसके अगल बगल हम MnO2 और कार्बन डाल देते हैं, और बाकी जितनी जगह बच जाती है इसके अंदर, इसके बीच में ये जो खाली जगह बच गई, और ठीक है, इसको तो लपेट दिया हमने इस MnO2 और कार्बन से, इस कैथोड को हम लोगों ने रैप कर दिया, और उसके बाद जितनी भी खाली जगह बच जाती है, ठीक है, इन खाली जगहों में हम पेस्ट ले लेते हैं। किस चीज का पेस्ट होता है? ये जो खाली जगह है, इट इज अ पेस्ट ऑफ
NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड का पेस्ट हो जाता है, NH4Cl और जिंक क्लोराइड का पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस सेल को हम लोग ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल कहते हैं। और ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करेगा, एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड पर हो जाएगा, एनोड पर रिएक्शन होगा, जिंक चेंजेस इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आपको मालूम है एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। ऐसे यहां कैथोड पर क्या रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड पर जो रिएक्शन होगा ऑफ कोर्स यहां पे रिडक्शन होगा और मैंगनीज जो है +4 स्टेट से रिड्यूस कर जाएगी, नीचे स्टेट पे चली आएगी, ठीक है, +2 स्टेट पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू MnOOH प्लस अमोनिया। ये इसके कैथोड का रिएक्शन है। और भी कहते हैं कि इसके जो रिएक्शंस है वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेनली फिगर आउट करने पे जो चीज समझ में आती है वो यही समझ में आती है। और भी कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इसमें होते हैं, लेकिन सबसे सिंपली इसको ऐसे समझा जा सकता है। अब आप एक काम करिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जिंक प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस ट्वाइस NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन changes into MnOOH plus twice ammonia, ऐसे, ठीक है। ये आपका सेल रिएक्शन आ जाता है। अच्छा, ये जो यहां पर अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है, ये अमोनिया गैस एस्केप नहीं करता इस कंटेनर में से, बल्कि इसमें मौजूद जो अमोनियम आयन है वो इसके साथ, इसमें मौजूद जो जिंक +2 है वो इसलिए लिया ही गया है ताकि इस रिलीज होते हुए अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाए। तो एक चीज नोट करिएगा, नोटेबल बात है क्या, कि जो भी अमोनिया इसमें से रिलीज होगा वो जिंक से कंबाइन करके, है ना, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा NH3 और ये यहीं का यहीं पे रह जाएगा। तो गैस जो है वो फिर से सॉलिडिफाई कर जाएगी, इसलिए इसके अंदर से गैस निकलने की परेशानी या उससे जूझना नहीं पड़ता, कोई एग्जॉस्ट रखने की जरूरत नहीं है। जो अमोनिया है वो जिंक से ही क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ऐसी बैटरियों का EMF आमतौर पर, है ना, 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट तक रहता है, ठीक है। तो इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। आइए अब अगला सेल पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग मर्क्यूरी सेल कहेंगे। नेक्स्ट प्राइमरी सेल जो जाएगा वो मर्क्यूरी सेल हो जाएगा। मर्क्यूरी सेल को ना आम बोलचाल की भाषा में बटन सेल भी कहते हैं। ये बिल्कुल बटन की तरह दिखाई पड़ता है, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल सा होता है, बहुत छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। आपने घड़ियों में देखा होगा या, है ना, कहीं छोटे मोटे हेयरिंग डिवाइसेस में लगते हैं उसमें देखा होगा आपने, ठीक है। ये इस तरह के बिल्कुल बटन सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे बना होता है, इनके ऊपर डिजाइन सा बना होता है। दिस इज मर्क्यूरी सेल। अब इस मर्क्यूरी सेल को अगर समझना है आपको तो इसको काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि है क्या। एक काम करते हैं, इसको जो है काट लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे काट लेते हैं, डाइसेक्ट कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि इसके अंदर बेसिकली 2 लेयर्स हैं, ठीक है। एक सेपरेटर है, मैं इस लेयर को सेपरेटर लेयर कह रहा हूं, ठीक है, ये सेपरेटर है। अच्छा, इस तरह का है, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज जो है वो एनोड है, ये एनोड कैप है, सिर्फ एक कैप का काम करिए, एनोड को ढकने का काम करिए। एनोड नहीं है, एनोड कैप है, ठीक है। और इसके अंदर जो मटेरियल फील्ड होता है वो एनोड होता है। ये है मरकरी जिंक एमेलगम, ठीक है, मरकरी जिंक एमेलगम है एंड इट इज एक्टिंग एज एनोड, ठीक है। ये एनोड की तरह काम करता है। जबकि फिर इसके अंदर एक काले रंग का ये जो है, ये काले रंग की जो लेयर है, इट इज कॉल्ड सेपरेटर, सेपरेटर है ये। और फिर इसके नीचे यहां पर, ठीक है, यहां पर इसके नीचे एक ब्लू रंग की जो मैं बना रहा हूं, ये कैथोड हो जाएगा, ठीक है। ये कैथोड जाएगा। कैथोड जो है मेनली जो है उसमें HgO होता है, ठीक है। ये कैथोड की तरह काम करेगा। साथ में थोड़ा सा आप इसके कार्बन भी डालते हैं, ठीक है,
है ना, कार्बन भी इसमें डाल दिया जाता है, तो ये कैथोड हो जाएगा, कैथोड। ठीक है, तो एनोड के रूप में तो इस सेल के अंदर ना दो लेयर्स होती हैं, अपर लेयर में जिंक और मरकरी अमेलगम के रूप में एनोड बनाते हैं, और नीचे जो है HgO और कार्बन जो है का जो पेस्ट है वो कैथोड बना देगा। बीच में एक सेपरेटर है, और इन दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होगा। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो होता है वो KOH होता है। ठीक है, KOH होता है और साथ में जिंक ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। तो बहुत ही एविडेंट है कि मरकरी जिंक एमेलगम एनोड, HgO प्लस कार्बन कैथोड, और साथ में KOH और ZNO यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब एनोड में क्या रिएक्शन होगा देखा जाए, एनोडिक रिएक्शन क्या हो जाता है। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगा वो होगा मरकरी जिंक एमेलगम। देखिए मरकरी यहाँ पे कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी नहीं, सिर्फ वो मौजूद है एलॉय के रूप में। जिंक यहां पर ऑक्सीडाइज कर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, जिंक विल ऑक्सीडाइज। जबकि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे होगा ये कि ये जो ना दिस चेंजेस इनटू दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा। अच्छा, ये एनोड पर जिंक जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है, साथ में मुझे एक चीज और लिखनी थी, प्लस ट्वाइस OH माइनस changes into ZNO plus 2 electron plus twice H2O plus H2O plus twice electron। ठीक है, ये जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज करता है जिंक प्लस 2 में, नो डाउट। मैंने पहले जो लिखा था वो सही था, ऐसा नहीं कि वो गलत था। जिंक चेंजेस इनटू जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, पर जिंक प्लस 2 अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है OH माइनस, ये OH माइनस इसके साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा, साथ में वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ये जो मरकरी है प्लस 2 स्टेट में है, यहां जिंक 0 से प्लस 2 स्टेट में गया, ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए रिएक्शन एनोड का हो जाएगा। जबकि यहां जो मरकरी है जो प्लस 2 स्टेट में है, ये वाटर से और 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा, एंड यू विल गेट मरकरी इन लिक्विड फॉर्म प्लस H2O ट्वाइस OH माइनस आयन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां मरकरी प्लस 2 स्टेट से कहां चला गया है, 0 स्टेट पे चला आया है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर जो है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे इस सेल का, तो इस सेल का ओवरऑल रिएक्शन निकल के आएगा जिंक मरकरी एमेलगम प्लस HgO प्लस दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। तो ऐसा लग रहा है कि जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड चेंजेस इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस लिक्विड मर्क्यूरी, ये इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन है। तो इस तरह से है ना मर्क्यूरी सेल काम करते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात, नोटेबल बात क्या है, एक नोटेबल बात यह है कि ये लो करंट डिवाइसेस में यूज होता है। इसमें से बहुत करंट आप नहीं ड्रॉ कर सकते, लो करंट होता है, लेकिन वोल्टेज जो है लो करंट डिवाइसेस में यूज होता है, सच एज वॉचेस एंड हियरिंग डिवाइसेस, वॉचेस एंड हियरिंग डिवाइसेस। जबकि दूसरी बात क्या है, इनका जो वोल्टेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली इस सेल का जो वोल्टेज आता है वो 1.35 वोल्ट्स के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक चीज तो कवर कर लिया क्या, कि प्राइमरी सेल किसे कहते हैं। प्राइमरी सेल वो होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, मतलब जिनको आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। और इसमें मैंने आपको 2 तरह के सेल्स बताए, एक ड्राई सेल जिसको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, और एक मर्क्यूरिक सेल। ठीक है, मर्क्यूरी सेल। आइए अब सेकेंड चीज पढ़ते हैं, क्या, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कि ऐसा सेल जो कि चार्जेबल हो, रिचार्जेबल सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, तो हर रिचार्जेबल सेल्स जो है वो सेकेंडरी सेल कहला सकता है। मतलब आप बैटरी को डिस्चार्ज होती है, जब यूज करते हैं तो वो डिस्चार्ज होने लगती है, लेकिन जब भी मन करे आप उसको फिर से क्या करिए, बिजली उसमें से करंट पास करिए, वो फिर से रिचार्ज हो जाएगा। मेनली इस तरह के सेल्स का जो सेल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, जबकि प्राइमरी सेल का जो सेल रिएक्शन है वो
रिवर्सिबल नहीं होता, इसलिए प्राइमरी सेल्स जो है एक ही बार चलकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल्स के जो रिएक्शंस है, सेल रिएक्शन है, वो रिवर्सिबल होने की वजह से आप दोबारा जब उन्हें रिचार्ज करेंगे तो वापस से रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है और एनर्जी सेल में स्टोर हो जाती है। मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। अच्छा सेकेंडरी सेल वो होगा जिसमें आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिचार्ज कर सकें। ठीक है, जैसे अगर आपने एक सेल लिया है जो 4-5 ही बार रिचार्ज होता है उसके बाद खराब हो जाता है ना, तो अच्छा सेकेंडरी सेल नहीं है। तो गुड सेकेंडरी सेल है उनके लिए मस्ट बी रिचार्जेबल large number of times, ये कंडीशन होनी चाहिए ना कि जितनी भी बार चाहे आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आइए सेकेंडरी सेल में सबसे पहला सेल जो बहुत फेमस है वो क्या है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली चीज क्या हो जाएगी, लेड एक्यूमुलेटर सेल। लेड एक्यूमुलेटर सेल क्या होता है, आपने देखा होगा है ना, ये चाहे आप गाड़ियों में देखें इस बैटरी को, चाहे आपने घर में यूपीएस वगैरह की जो बैटरी है वो भी इसी तरह की होती है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की जो सेल्स होती हैं इनमें एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें H2SO4 अंदर भरा होता है। ठीक है, अगर आप इसको इसके एक बिल्कुल पूरा गड्ढा सा है इसके अंदर और इसके अंदर H2SO4 फिल्ड है। ठीक है, आप अगर यहां पे इसको ऐसे इमेजिन करें तो इसके अंदर जो है H2SO4 फिल्ड है। ठीक है, H2SO4 मौजूद है ना, जिसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए, या फिर ये 38% वेट बाय वॉल्यूम जो है H2SO4 होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें अल्टरनेट हम प्लेट्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए लेड की प्लेट है, ये अंदर तक गई होगी। ठीक है, ये अंदर तक गई होगी, लेड की प्लेट है ये। ठीक है, ये लेड की प्लेट है। ठीक है, ऐसे ही लेड ऑक्साइड की प्लेट होगी। ठीक है, जो उधर की तरफ से आप ऐसे कर सकते हैं, वो भी अंदर तक गई होगी। ठीक है, लेड ऑक्साइड की प्लेट होगी यहां पे, लेड ऑक्साइड, फिर लेड होगा। ये बहुत ही क्रूड डायग्राम है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है ना, आप अच्छे डायग्राम के लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। फिर लेड ऑक्साइड है, फिर लेड ऑक्साइड इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, लेड ऑक्साइड आपने यहां लगा दिया। तो इस तरह से अल्टरनेट जो है लेड और लेड ऑक्साइड्स जुड़े होते हैं। ये लेड से कनेक्टेड होता है तार के थ्रू, और यहां पे आपका ये एनोड हो जाएगा। दिस इज एक्ट एज एनोड। एनोड इज मेड अप ऑफ लेड। जबकि ये जो लेड ऑक्साइड्स हैं ये आपस में ऐसे कनेक्ट, ऐसे कई सारे कंपार्टमेंट्स होंगे और इन सभी कंपार्टमेंट्स के अंदर जो है H2SO4 भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है H2SO4 जो है लिक्विड के रूप में मौजूद रहता है, और यहां पर इन सारे लेड ऑक्साइड्स के जो प्लेट्स हैं उनको जोड़कर हमने एक ये नोड बना दिया यहाँ पे। इसको हम कैथोड कहते हैं, और कैथोड में मेनली लेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसको हम लोग लेड एक्यूमुलेटर सेल कह सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक बॉक्स है जिसमें पूरी जगह खाली है, अंदर आप H2SO4 भर दीजिए 38% या 1.3 ग्राम पर ml 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसमें H2SO4 भर दीजिए। अब आप लेड ऑक्साइड के है ना रॉड वो प्लेट्स डाल दीजिए। लेड वाले सारे प्लेट्स आपस में कनेक्ट कर दीजिए, लेड ऑक्साइड वाले सारे प्लेट्स आपस में कनेक्ट कर दीजिए, है ना। तो आपको ये जो सेल मिलेगा ये है ना लेड एक्यूमुलेटर सेल मिल जाएगा। अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है समझा जाए। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, एनोड पर लेड ऑक्साइड, लेड जो है लेड +2 और 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज करेगा, लेकिन फिर ये लेड जो है ना H2SO4 के सल्फेट को पाकर प्रेसिपिटेट कर जाएगा PbSO4। तो ओवरऑल एनोड का जो रिएक्शन होता है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एनोड का जो रिएक्शन हो जाएगा वो ये हो जाता है लेड प्लस सल्फेट चेंजेस इनटू लेड सल्फेट सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ये रिएक्शन हो गया। ऐसे ही कैथोड का क्या रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड पे जो रिएक्शन हो जाता है वो इस तरह का हो जाएगा क्या
कि लेड ऑक्साइड, जरा यहां ध्यान देने वाली बात है कि लेड 0 स्टेट में और लेड ऑक्साइड +4 स्टेट में है, तो +4 वाला +2 में रिड्यूस होता है, खुद को रिड्यूस करेगा, और लेड 0 से +2 जाएगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो यहां लेड ऑक्साइड +4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Pb+2 प्लस H2O। यहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Pb+2, सो Pb+2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर वही होगा, ये जो लेड +2 है, ये लेड +2 एक सल्फेट से रिएक्ट करके कहां चेंज कर जाएगा, लेड सल्फेट में चेंज कर जाएगा। ठीक है, लेड सल्फेट में चेंज कर जाएगा। यहां पर ओवरऑल होगा क्या है ना, ये लेड और ये कट जाएगा, नेट रिएक्शन कितना निकल के आएगा, लेड ऑक्साइड +4H प्लस SO4 2- चेंजेस इनटू PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O, है ना। ऑफ कोर्स यहां पे +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एनोड और कैथोड के ये जो 2 रिएक्शंस हैं, ये मैंने ओवरऑल रिएक्शंस निकाले हैं। यहां पे क्या, लेड प्लस सल्फेट चेंजेस इनटू लेड सल्फेट +2 इलेक्ट्रॉन, और यहां लेड ऑक्साइड +4H प्लस सल्फेट +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू लेड सल्फेट। ऐसे होगा जब चीजें डिस्चार्ज करेंगी। लेकिन अगर आप चार्जिंग का रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो वाइल चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग जब आप करेंगे इस सेल की, तो वाइल चार्जिंग द रिएक्शन रिवर्सेस, यानी चार्जिंग के समय रिएक्शन ये होने लगेगा, ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विच वी गेट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस इनटू Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपके चार्जिंग के समय उल्टा रिएक्शन होने लगेगा। तो आपको सेकेंडरी सेल मैंने समझाया, समझ में आया होगा। सेकेंडरी सेल उसे कहते हैं जो रिचार्ज हो सके, रिचार्जेबल बैटरीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में मैंने आपको लेड एक्यूमुलेटर बैटरी के बारे में डिटेल में यहां पे बताया कि इसमें 2 तरह के एनोड, 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एनोड जो है PbO2 और Pb रेस्पेक्टिवली, और क्या रिएक्शंस होते हैं, ओवरऑल चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है। अगला सेल है हमारा निकल कैडमियम बैटरी। आइए उसे देखते हैं, निकल कैडमियम बैटरी। तो दूसरा सेकेंडरी सेल हो जाएगा निकल कैडमियम बैटरी। अब निकल कैडमियम बैटरी में ध्यान दीजिएगा, निकल कैडमियम बैटरी जो होती है वो भी ड्राई सेल की तरह ही दिखती है, ठीक है, और देखने में ड्राई सेल जैसे होते हैं, पर होती सेकेंडरी है। जितनी भी आप कैमरे की बैटरीज जो देखने में ड्राई सेल जैसी होती है लेकिन रिचार्ज हो जाती हैं, वो निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं। निकल कैडमियम बैटरीज में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि निकल जो है वो +3 से +2 में रिड्यूस हो जाए, और कैडमियम जो है वो 0 स्टेट से +2 में क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो निकल कैडमियम बैटरी में बेसिकली होता देखने में तो ड्राई सेल जैसा ही है, ड्राई सेल जैसा ही देखने में होता है, पर इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें गोल गोल राउंड जो है ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं, ये निकल का प्लेट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही जो है राउंड सा है ना, ऐसे ये कैडमियम का प्लेट हो जाएगा, कैडमियम का प्लेट हो जाएगा। बीच में सेपरेटर के तौर पे भी चीजें होती हैं। ठीक है, बीच में सेपरेटर हो जाएगा, इसके ये सेपरेटर हो जाएगा। तो पूरा सेक्शन जो है वो एनोड, कैथोड और सेपरेटर के बीच में रहता है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाता है क्या एनोड पर। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि निकल कैडमियम बैटरी की जो लाइफ होती है ये लेड एक्यूमुलेटर सेल से ज्यादा होती है, हैज मोर लाइफ देन लेड एक्यूमुलेटर सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल बैटरी। तो लेड एक्यूमुलेटर बैटरी से इसकी ज्यादा लाइफ होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है एनोड और, तो इसमें एनोड और कैथोड में क्या होता है उसके डिटेल में आपके एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है, ना ही आपको जाना है। ठीक है, आपको बस इसका एक ओवरऑल रिएक्शन याद रखना है। ओवरऑल सेल रिएक्शन जो होता है वो इसका हो जाएगा क्या, कैडमियम प्लस NiOH
होल थ्राइस, या निकल जो है +3 स्टेट में है, +3 स्टेट में है और यहाँ पे 0 स्टेट में है। ये चेंजेस इनटू कैडमियम ऑक्साइड सॉलिड, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया है, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर गया यानी ये एनोड हो गया, ठीक है। प्लस ट्वाइस ले लीजिए, प्लस ट्वाइस NiOH होल ट्वाइस प्लस H2O आई गैस, ठीक है, H2O। देख सकते हैं ये, हाँ बिल्कुल ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। तो ये आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है और ये आपके निकल कैडमियम बैटरी होती है, ठीक है, जिसमें इस बैटरी को बिल्कुल ड्राई सेल की तरह ही बीच में एक है ना, एक एनोड कैथोड एनोड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेल अंदर ही अंदर कैथोड और एनोड और सेपरेटर के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ओवरऑल सेल रिएक्शन ये होता है, ठीक है। ये बैटरी लेड एक्यूमुलेटर सेल से अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको चार्ज रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल जिसके बारे में हमें जानना है वो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल का अगर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या, एक बॉक्स ले लीजिए और इस बॉक्स में 3 बराबर कंपार्टमेंट्स बना दीजिए, ठीक है। ये एक कंपार्टमेंट इसे कर दीजिए, एक कंपार्टमेंट यहां कर दीजिए, ठीक है, और ये ग्रेफाइट के कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ही ये बिल्कुल पीछे तक चला गया होगा, ठीक है ना, पीछे तक चला गया। दिस इज ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, ठीक है, ये चीज ग्रेफाइट है और ये मैंने 3 कंपार्टमेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज ऑल्सो ग्रेफाइट, ठीक है। इसके अंदर ना आप KOH एक्वस ले लीजिए और इस तरफ 3 ऐसे 3 एयर टाइट कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये एक है, वो है, 3 है, इसमें लिक्विड भर दिया आपने KOH, ठीक है, इसमें KOH आपने भर दिया पूरी तरह से और इस तरफ कोई भी लिक्विड नहीं है इस कंपार्टमेंट में। यहां से आप क्या करिए, हाइड्रोजन गैस आने दीजिए, ऑक्सीजन गैस आने दीजिए और जो एक्सेस गैस होगी वो बाहर निकल आएगी। और ऐसे ही 2 छेद यहां भी होंगे, ठीक है, जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन यहां पे मौजूद है, ठीक है। एक से हाइड्रोजन एंटर करेगा, ठीक है, एक से हाइड्रोजन एंटर करेगा, ये बैक साइड में है, इससे मैंने डॉटेड बनाया है और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। आप इसका अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ये आपका एनोड हो जाएगा और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कैथोड हो जाएगी। अगर आप इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि ये सेल होते कैसे हैं। ये सेल ऐसे होते हैं, तो फ्यूल सेल्स ऐसे होंगे। इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे, 3 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे। ये एक ग्रेफाइट का कंपार्टमेंट हो जाएगा, ये भी ग्रेफाइट का कंपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये ग्रेफाइट का कंपार्टमेंट है। इसके अंदर KOH एक्वस है, KOH एक्वस है और ये 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन गैस एंटर करता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ग्रेफाइट पोरस होता है तो कुछ ना कुछ हाइड्रोजन गैस रिस्क कर इसके अंदर भी पहुंचेगा, ऑफ कोर्स ये इस ग्रेफाइट सरफेस पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहां से आप ऑक्सीजन गैस आने दीजिए और यहां से ऑक्सीजन गैस निकल जाने दीजिए। अब होता क्या है, यहां पर रिएक्शन जो होगा वो ये होगा। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हाइड्रोजन गैस 2 OH- से रिएक्ट करके H2O बना देगा। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना वो इस OH- से रिएक्ट करके है ना H2O बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से तार से होते हुए ऐसे आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जा रहे हैं यानी ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है। और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहां 0 स्टेट से +1 स्टेट पे जा रहा है यानी खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो एनोड की तरह काम करेगा। एनोड हम केमिस्ट्री में उस टर्मिनल को कहते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, तो एनोड पर ये रिएक्शन हो जाएगा। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे ऑक्सीजन will react with water plus twice water plus 4 electron will change into 4 OH-, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन बैलेंस हो तो इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, आपको फाइनल सेल रिएक्शन आ जाएगा।
यहाँ पे सेल रिएक्शन आ जाएगा। ये सेल रिएक्शन कितना आ जाएगा? दिस सेल रिएक्शन टर्न्स आउट टू बी 2H2 plus 4OH minus plus O2 plus twice H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और बल्कि आप 4OH माइनस और 4OH माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये चीज और छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, है ना, H2 ट्वाइस H2 प्लस O2 प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस इंटू 2, सॉरी, है ना, 4H2O, ठीक है, 4H2O आ जाएगा। ये 2H2O और ये 2H2O कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट सेल रिएक्शन ऐसा निकल के आ जाएगा, ट्वाइस H2 प्लस O2 will change into twice H2O, ठीक है, with evolution of energy in form of electricity। तो बहुत ही अच्छा सेल है, ठीक है, कई मायनों में अच्छा है, क्योंकि है ना क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन बहुत ही इजीली अवेलेबल गैस है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी दोनों बहुत इजीली अवेलेबल है, दोनों आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जो बाई प्रोडक्ट है वो और भी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो है वो वाटर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सेल माना जाता है, फ्यूल सेल, ठीक है। इसमें एक ही ड्रॉबैक हम अगर कह सकते हैं कि होगा, वो ये कि हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस है, और इस इनफ्लेमेबल गैस है, और ऐसा हो सकता है कि कभी ये आग पकड़ ले, ठीक है, तो चीजें ब्लास्ट कर जाए। तो इसलिए प्रैक्टिकल पर्पस या प्रैक्टिकल यूज में फ्यूल सेल कम देखे जाते हैं। अगर वजह होगी तो वजह हाइड्रोजन का इनफ्लेमेबल होना है, ठीक है। आपको इस सेल को यूज करते हैं बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं हाइड्रोजन गैस जो है आग ना पकड़ ले, ठीक है। एफिशिएंसी के मामले में मैं आपको बताऊं, सेल एफिशिएंसी क्या होती है। सेल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी एनर्जी में चेंज आप अगर सेल के आ रहा है, मान लीजिए एक सेल है, इस सेल में किसी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा एच एनर्जी में चेंज आया, एंथैल्पी में चेंज आया, और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आया, तो मैं कह सकता हूं इस सेल की एफिशिएंसी डेल्टा जी बाई डेल्टा एच कही जाएगी। ऐसा कहना भी चाहिए, आपको मैंने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया था कि गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड इन यूजफुल वर्क। तो यूजफुल वर्क में बैटरी के इतनी एनर्जी यूज हो रही है, और टोटल एनर्जी में चेंज इतना है, यानी अगर टोटल 100 जूल एनर्जी में चेंज आया, मान लीजिए इस बैटरी की एनर्जी पहले 500 जूल थी, है ना, इनिशियल एंथैल्पी 500 था, फाइनल एंथैल्पी अगर 400 जूल हो गया, तो मैं कहूंगा इसने 100 जूल एनर्जी लूज किए। अच्छा, इस 100 जूल में से अगर गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज 60 है, तो यानी 40 जूल एनर्जी जो इसकी है वो एंट्रोपी में चली गई। आप देखिए, आपको समझ में आएगा। आप जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। आप कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी में किसी सिस्टम के चेंज आता है, जितना किसी एनर्जी का चेंज आता है किसी सिस्टम में, उसका एक बहुत बड़ा भाग फ्री एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आप यूजफुल वर्क कर सकते हैं, और इसका कुछ भाग हमेशा के लिए लॉस हो जाता है, किसमें, एंट्रोपी में, ठीक है। एंट्रोपी में हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा, इसको रिकवर करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो अगर आपने 100 एनर्जी का चेंज आया तो 60 ही यूजफुल वर्क कर रहे हैं, 40 हमेशा के लिए लॉस हो गया, तो हम कह सकते हैं इस सेल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60/100, यानी 60% हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए एफिशिएंसी को हम ऐसे नापते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बाय चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच जो है, ये एनर्जी का वो फ्रैक्शन है जो लॉस हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्यों फ्यूल सेल बहुत अच्छे सेल माने जाते हैं, क्योंकि है ना, फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है वो लगभग 70% होती है, जबकि जनरल जो सेल्स होते हैं, जनरल सेल्स जो होते हैं, उनकी फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 40% के आसपास होती है, ठीक है। तो इस लिहाजे से भी बहुत अच्छे सेल है, क्योंकि इनमें इनके सिस्टम में होने वाला मैक्सिमम एनर्जी का चेंज जो है ना, मैक्सिमम एनर्जी का जो चेंज है वो गिब्स फ्री एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज हम लोगों ने सेल्स की पढ़ाई पूरी कर ली। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, और फ्यूल सेल किसे कहते हैं। मैंने ये भी आपको पढ़ाया कि प्राइमरी सेल जो है वो दो तरह के हो जाएंगे, लेक्लांचे सेल और मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल में मैंने आपको बताया कि लेड एक्यूमुलेटर सेल होता है और निकल कैडमियम बैटरी होती है, तथा तीसरे तरह के सेल जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या है, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की खास बात ये होती है कि इसमें
आप लगातार फ्यूल देते रहो और ये सेल चलता रहता है। इससे पहले जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें कहीं भी फ्यूल जो है वो एक ही बार आप सेल के अंदर डालते हैं, बार बार रिप्लेस नहीं कर सकते। पर यहां क्या है, यू कैन कॉन्स्टेंटली इनपुट द फ्यूल एंड कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में बस हमें एक ही चीज और जाननी है, वो है करोजन के बारे में पढ़ना है कि करोजन क्या होता है और कैसे करोजन रोका जा सकता है, और कहीं ना कहीं सेल के ऊपर एक क्वेश्चन भी हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए अब करोजन देखते हैं। करोजन, जब भी आपने देखा होगा कि लोहे वगैरह पे अगर कुछ दिन पानी वगैरह जमा रहता है तो थोड़ी देर में वो रस्ट कर जाता है ना, एक ब्राउन कलर का एक जंग सा लग जाता है उसके ऊपर। तो क्या होता है, तो बेसिकली करोजन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इंसान ने जितना अब तक समझा है उसके हिसाब से कुछ ऐसा होता है क्या, कि ये एक आयरन का सरफेस है, आयरन के सरफेस पे ये आयरन का एक सरफेस है, आयरन के सरफेस पे मान लीजिए है ना एक पानी की एक बूंद आकर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो ये आयरन का सरफेस जो है वो उसके अलग अलग पॉइंट अलग एनोड और कैथोड का काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहां पे ना आयरन जो है, यहां का जो आयरन है मान लीजिए ये पॉइंट एनोड की तरह काम कर रहा है, तो यहां दो आयरन जो है आयरन आयन के रूप में डिसॉल्व कर जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के थ्रू मूव कर किसी और पॉइंट पर चला जाएगा। ठीक है, किसी और पॉइंट पर चला जाएगा, एक ऐसे पॉइंट पर जहां, ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। ठीक है, अब मूव कर गए, एक ऐसे पॉइंट पे चला जाएगा जहां पर 4H+, ठीक है ना, 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर से आती है, ये आते हैं और सब मिलकर क्या बना देते हैं, H2O, ट्वाइस H2O। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये पॉइंट जहां पर ये हो रहा है, दिस इज एक्टिंग एज एनोड, ये एनोड की तरह काम कर रहा है, एक्टिंग एज एनोड। मतलब अगर आप कहें कि एनोड का क्या रिएक्शन होगा, तो मैं कह सकता हूं एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, ट्वाइस आयरन, तो मैं कह सकता हूं ट्वाइस आयरन चेंजेस इनटू ट्वाइस आयरन +2 +4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये पॉइंट जो है कैथोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसी आयरन पर एक पॉइंट एनोड की तरह काम करता है, एक पॉइंट कैथोड की तरह काम करता है ना। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो जा रहा है, कैथोड पर रिएक्शन होता है ऐसा कुछ, क्या है ना, ये 4H+, ये H+ हम मानते हैं कि कार्बोनिक एसिड से आया होगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके घुलने से वाटर में H2CO3 बनता होगा, H2CO3 बनता होगा और उस H2CO3 से ये H+ आता है। ठीक है, तो अगर आपके मन में आता है कि ये H+ कहां से आया, तो कार्बोनिक एसिड के से H+ आ सकता है। ये H+ जो है आप देख सकते हैं, ये H+ जो है वो ऐसे मैं इसमें मार्क कर सकता हूं, H+, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होता है, यानी आप लिख सकते हैं 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, है ना, ट्वाइस H2O, ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब ये ट्वाइस H2O प्लस आयरन और प्लस ऑक्सीजन, ये सब आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये सब आपस में मिलते हैं और मिलने पर यहां पर एक रस्ट बनाते हैं आयरन ऑक्साइड का। कैसे, मैं बताता हूं। ठीक है, ये Fe2O3 है, दिस इज Fe2O3, ये ऑल टुगेदर एक नया रिएक्शन है और इस रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो H+ आयन ही होता है। 4H+ आयन जो है इसका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका बाई प्रोडक्ट 4H+ आयन हो जाएगा। खैर, इसके बाई प्रोडक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप इसके बाई प्रोडक्ट को मत लिखिए, है ना, ये 4H+ फिर से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो यहाँ पे H+ कंज्यूम हुआ था वो फिर इस रिएक्शन के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस जो वाटर का जो बबल है या वाटर का जो एक ड्रॉपलेट है, इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेगा, pH नहीं चेंज होगा सिस्टम का। ये आयरन +2 वाटर और ऑक्सीजन मिलकर Fe2O3 कैसे बनाते हैं, मैं इस पे आता हूं। मैंने अभी समझाया कि आयरन
के सरफेस का एक पॉइंट एनोड की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे पहुंचेगा जहां पर H प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, वो कैथोड की तरह बिहेव करने लगेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, वाटर और आयरन मिलकर ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे। ये एनोड और कैथोड, ये जो हाफ सेल है, आपको जानना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का है ना, आयरन +2 में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट आता है और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, H प्लस चेंजेस इनटू O2 चेंजेस इनटू H2O, O2 चेंजेस इनटू H2O, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है 1.23 वोल्ट्स, 1.23 वोल्ट्स आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आयरन है, ये जो आयरन का जो सरफेस है, ये पूरे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है, ये एनोड ये कैथोड। नेट रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, आप 4 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं ट्वाइस आयरन प्लस 4H प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू ट्वाइस आयरन +2 प्लस ट्वाइस H2O। ऐसा रिएक्शन रहा जिसका नेट सेल EMF ऑफ द सेल formed here will be equal to 1.67 volts। ऐसा हो जाता है, ऐसे सेल की तरह काम करता है। ध्यान देने वाली बात यह है, जो आयरन +2 बनता है यहां पे, ये आयरन +2 वाटर के साथ, देखिए ये आयरन +2 वाटर के साथ कंबाइन करके और साथ में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Fe2O3 इस तरह से बनाता है। आप लिख सकते हैं 4H2O चेंजेस इनटू Fe2O3 प्लस 8H+। ठीक है, तो ये H+ वापस भी हो जाता है सिस्टम के अंदर, है ना, आपका H+ वापस कर जाता है और ये जो है ये रस्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रस्ट फॉर्मेशन होता है, जंग लग जाता है। तो ये जो आयरन +2 ये वाला, ठीक है, वाटर और साथ में क्या है ना, ऑक्सीजन प्लस O2 में, यहां पे रिएक्शन बैलेंस नहीं था। ठीक है, आप देख लीजिए बैलेंस होना चाहिए। Fe2O3 4 आयरन हो जाते हैं, वाटर ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और 8H+ जो है यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल बैलेंस है। तो यहां पे ऑक्सीजन आयरन +2 वाटर और ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर मिलकर यहां पे रस्टिंग फॉर्म कर देते। तो यहां पर जो आयरन था वो करोड कर गया, खत्म हो गया, ठीक है, गल गया और कहीं पर उसने जंग बना दिया यहां पे, है ना, एक जंग जो है रस्ट फॉर्मेशन हो गया। तो ये पूरा करोजन का फिनोमेना है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। मैं जरा सा रिवाइज करा दूं, आयरन यहां से गलता है, इलेक्ट्रॉन किसी और जगह पर जाके H+ ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाता है, वाटर और आयरन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, है ना, रस्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हाउ डू यू प्रिवेंट करोजन? आप करोजन को कैसे रोक सकते हैं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? तो करोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीके हैं। करोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए? प्रिवेंशन ऑफ करोजन। करोजन को प्रिवेंट करने के लिए का पहला तरीका है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। आयरन के करोजन को रोकने का तरीका है सबसे पहला गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो हम करते क्या है कि आयरन के जो सरफेस है उसको लिक्विड मॉल्टन जिंक में डिप कर देते हैं। डिप करने से क्या होता है कि आयरन के ऊपर एक जिंक की क्या लग जाती है, कोटिंग लग जाती है। ठीक है, तो आयरन सरफेस इज डिप्ड इन molten zinc, is dipped in molten zinc. ठीक है, iron surface is dipped in molten zinc. This phenomena is called galvanization of iron. देखिए इसमें ये कैसे काम करता है इसको समझा जाए। मान लीजिए कहीं पर आयरन सरफेस है और आयरन है और जिंक है। अगर वहां पे पानी आ जाता है तो आयरन और जिंक में से जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। आपको पता होगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट्स, जबकि आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.44 वोल्ट्स। तो मैं कह सकता हूं कि जिंक और आयरन में जिंक ही ऑक्सीडाइज करेगा, तो
तो जिंक ऑक्सीडाइज कर जाता है, जिंक +2 में चेंज कर जाता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बहते हुए आयरन में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा करने से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक जो है वो यहां पर एनोड का काम करता है, और आयरन यहां पर किसका काम करता है ना, कैथोड का काम करता है। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुए वो जिंक के पास चले आए, नहीं आयरन के पास चले आए। अच्छा, आयरन के सेक्शन में चले आए। अब होता क्या है, यहां पे आयरन भी कैथोड पर रिड्यूस कर सकता है, लेकिन आपको मालूम है मेटल ऑलरेडी 0 स्टेट पे है, तो वो रिड्यूस तो करेगा नहीं, -2 स्टेट पे तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहां कुछ और होता है क्या, ये जो एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो इस पानी में घुला हुआ है ये रिड्यूस करना शुरू कर देता है। आयरन नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन आयरन के सेक्शन में एंटर जरूर कर जाता है, और यहां पर क्या रिएक्शन होता है, ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है यहां पर रिएक्शन है O2 + 4H+, इस पानी में है ना H+ आयन होंगे, मैंने पहले ही बताया, ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड के पानी में घुल जाने की वजह से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पानी में घुलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड के बनने की वजह से H+ आयन मौजूद रहेंगे। तो ये जो H+ आयन है वो ये हो गए ऑक्सीजन + 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जो यहां से इस सेक्शन में आया है। ठीक है, जो जिंक से होते हुए इस सेक्शन में आया है 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा 2 बार कर लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 4 इलेक्ट्रॉन जब भी इधर आते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन आयरन और ऑक्सीजन है ना, सॉरी, ये 4 इलेक्ट्रॉन H+ और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे, और ये रिएक्शन होने लगता है। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, जिंक धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और H+ और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाना शुरू कर देते हैं, और आयरन का यहां कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आयरन जो है वो कैथोड की तरह काम करने लगता है, क्योंकि उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल वाला कोई मेटल उसको टच कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आयरन सेफ रह जाता है और ऑक्सीडाइज जिंक कर जाता है, ये गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहा जाता है। करोजन को प्रिवेंट करने का एक और तरीका है सैक्रिफिशियल एनोड लगाना। जैसे फॉर इंस्टेंस क्या, आप दूसरा तरीका आयरन को करोजन से बचाने का है वो सैक्रिफिशियल एनोड लगा देना। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर कोई पाइपलाइन गुजर रही है, इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। सेकंड तरीका क्या हो जाएगा, है ना, पहला तरीका है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, है ना, आयरन के सरफेस पे, ये आयरन का ये सरफेस है ना, ये आयरन का जो सेक्शन है इस पे मैंने जिंक लगा दिया यहाँ पे, है ना, जिंक की कोटिंग कर दी। इससे भी मेरा जिंक के वजह से है ना जिंक ऑक्सीडाइज कर जाता है और आयरन को बचा लेता है। ठीक है, यही फंडा यहां पे भी मैं लगाने वाला हूं। ठीक है, क्या इसको कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन ऐसा प्रैक्टिकल पर्पस में या इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। क्या, मान लीजिए कहीं से कोई पाइपलाइन जा रही है आयरन की, ठीक है, आयरन की पाइपलाइन जाती है, तो थोड़े थोड़े देर पे ना एक मिट्टी के अंदर ही सही, ठीक है, एक रिएक्टिव मेटल का एक प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, एक रिएक्टिव मेटल का प्लेट लगा दिया, मान लीजिए आपने मैग्नीशियम का यहां पे प्लेट लगा दिया। तो आप जानते हैं मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से मैग्नीशियम क्या आता है, ऊपर आता है, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आयरन और मैग्नीशियम में किसी को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, अगर ऑक्सीडाइज करने की नौबत आती है तो पहले मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ये चीज एनोड की तरह बिहेव करेगी और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां आ जाएगा। ठीक है, तो आयरन जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब आपको मालूम है कि जब भी मेटल कैथोड की तरह बिहेव करता है तो वो करोड नहीं होता, क्योंकि आपको याद होगा हम इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ते थे, तो एनोड हमेशा गलता जाता है और कैथोड पर चीजें क्या होती जाती हैं, डिपॉजिट होती जाती है। यहां आयरन ऑलरेडी 0 स्टेट पे है, कैथोड का मतलब रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब आयरन 0 स्टेट से कोई नेगेटिव स्टेट में तो जा नहीं सकता, तो आयरन यहां पे करोड नहीं करेगा। तो ये बात का हम लोगों ने सहारा लिया क्या, कि अगर आप चाहते हैं कि किसी मेटल को बचाना हो तो मेक इट एक्ट एज अ कैथोड, क्योंकि कैथोड पर करोजन नहीं होता, एनोड पे होता है, तो हम वहां पे कोई और मेटल ले लेंगे। हाँ, इस प्रोसेस में ये दिक्कत है कि कुछ कुछ दिन पे ये मेटल गल जाया करेगा, फिर से आपको इस मेटल को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि आप आयरन के इस पाइपलाइन को बचा सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में काफी बातचीत की। हम लोगों ने शुरुआत किया था सेल्स पे बातचीत की और करोजन पे बातचीत की। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन हम लोग सेल्स पे करें
और स्पेशली लेड एक्यूमुलेटर सेल पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसा क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी देखा है पहले, जो अक्सर पूछा जा सकता है। तो आइए कन्वर्जन, आइए लेड एक्यूमुलेटर सेल पे एक क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी आवर्स कैन वी withdraw a current of 1 ampere from a lead accumulator cell if the density of H2SO4 in the cell is, if the density of H2SO4 initially in the cell is 1.3 gram per ml, 30% weight by volume, and after the current is withdrawn, the density of H2SO4 is 0.97 gram per ml, 20% weight by volume. Assume the volume of H2SO4 in cell to be 1 liter. तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। कहा जा रहा है कि एक लेड एक्यूमुलेटर सेल है जिसके अंदर H2SO4 भरा हुआ है और 1 एम्पियर करंट निकाला जा रहा है। कितना देर तक हम करंट निकाल सकते हैं अगर उसकी डेंसिटी 1.3 से गिरकर 0.97 हो जाती है? शुरुआत में 30% वेट बाय वॉल्यूम था H2SO4 और बाद में 20% वेट वॉल्यूम H2SO4 बच गया। अब देखिए, किसी भी सेल के क्वेश्चंस को करने से पहले, है ना, हमेशा उसका सेल रिएक्शन लिखे। तो यहां पर हम लोग इस लेड एक्यूमुलेटर सेल का सेल रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर लेड ऑक्सीडाइज करेगा, लेड विल चेंज इनटू लेड प्लस टू इलेक्ट्रॉन, साथ में इधर सल्फेट जोड़ दीजिए। मैंने ये आपको आज ही लेक्चर में बताया था कि लेड एक्यूमुलेटर सेल का नेट रिएक्शन कैसा होता है। ऐसे ही कैथोड पर क्या हो जाएगा? PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Pb प्लस 2, ठीक है, Pb प्लस 2 प्लस ट्वाइस H2O, ठीक है। H को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 4H प्लस लिख ले रहा हूं, ठीक है। और इस यहाँ पे जरूर सल्फेट होगा। इस सल्फेट अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो यहाँ पे भी मैं एक सल्फेट लिख लेता हूं, ठीक है। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पे मैंने एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख लिया, ठीक है। आप इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं? लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 4H प्लस और 2 सल्फेट मिलकर क्या बना देंगे? ट्वाइस H2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने ऐसे लिखा। ये आपका नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। ये हमारा नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं कि H2SO4 इस सेल रिएक्शन का कंपोनेंट है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को पिरोकर हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था। उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं करंट की वैल्यू कितनी ले रहा हूं? 1 एम्पियर, टाइम मे बी T आवर्स, T टाइम जो मैंने लिया वो T घंटे ले लिया, T आवर्स ले लिया, ठीक है ना। इनिशियली H2SO4 की डेंसिटी कितनी है? इनिशियली 1.3 ग्राम पर ml है और वो 30% वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है। और बाद में फाइनल डेंसिटी जो है वो है 0.97 ग्राम पर ml है, ठीक है। और इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। ठीक, मैं जानता हूं कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था लास्ट लेक्चर में वो ये था I into T by 96500
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर ले लीजिए। टाइम टी आवर्स है, घंटों को सेकंड्स में करने के लिए आप पहले 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में हो जाएगा, इंटू 60 करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है, भले ही आपने समय घंटों में लिया है पर यहां पे आपको चीजें ऐसा यूनिट में लेनी होंगी। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको घंटे को 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो सेकंड्स में चेंज हो जाए। डिवाइड बाई 96500 is equals to number of moles of H2SO4 which has been consumed into valency factor। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, ये भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, 2 1s are 2, दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के हो गए, तो H2SO4 के भी दो ही इक्विवेलेंट्स होंगे। ठीक है, H2SO4 के भी दो इक्विवेलेंट होंगे। अब H2SO4 के अगर दो इक्विवेलेंट है और मोल भी दो है तो पक्का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 होगा। तभी तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, यानी H2SO4 का यहां पर लेड एक्यूमुलेटर सेल में वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। ये बात मैंने आपको थ्योरी बताते समय बताई थी कि इस बात का ध्यान रखना है कि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं ना कि H2SO4 है तो एसिड है, एसिड है तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितने H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है वो होता है ना। तो लोग अक्सर इसका वैलेंसी फैक्टर 2 समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे H2SO4 जो है का वैलेंसी फैक्टर 1 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन टू रिएक्शन। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर H2SO4 1 ही लेना है आपको। अब बच गया यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के कितने गायब हो गए, कंज्यूम हो गए, वो निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 आता है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब वेट कैसे निकले, तो इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट, ऐसे कर सकते हैं आप। इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट। इनिशियल वेट कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000 ml। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास आ जाएगा। आपको मालूम है कि यहां पर इस सेल का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लीजिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ जाएगा 1300। दिस इज लाइक 1300 ml, सॉरी ग्राम, 1.3 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml इज 1300। अब इस 1300 जो ग्राम सॉल्यूशन का वेट है, इसका 30% जो है H2SO4 है, तो यानी इसका 30% ले लीजिए, ये H2SO4 का इनिशियल वेट आ जाएगा। इनिशियल वेट आ गया H2SO4 का। फाइनल वेट कितना होगा, वॉल्यूम इनटू फाइनल डेंसिटी, यानी आ जाएगा कितना 970 इन, और इसका ये तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो सॉल्यूशन का मास आ गया, और इसका 20% H2SO4 है, तो इसका 20% ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, ये फाइनल वेट है H2SO4 का जो अभी है। तो इस सेल में इनिशियली H2SO4 इतना था, फाइनली इतना है, तो जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन उतना टफ नहीं है। आप लिख सकते हैं T into 60 by 96500 is equals to, this is like 13 3s are 39, 390 minus 97 into 2 कितना हो जाएगा 4 194। ठीक है, डिवाइडेड बाय 98, दिस टर्न्स आउट टू बी 0000। T into 6 6 are 36 upon 965 is equals to 390 minus 194 is 196 divided by 98. This is like 218. तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 965 अपॉन 18 के आसपास आ जाएगा। अगर आप इसको इतना आवर्स, इतने घंटे हो जाएंगे, यानी टाइम आप सही से कैलकुलेट कर लीजिए। Hope I am correct. 97 into 2 is 194. 194 and 196 is 390. है ना? 10. Yes, correct. 98 into 2 is 196 and 2 into 36 is, ठीक है, 2 into 36 is आ जाएगा, 2 into 18 is 36. So this is like 965 by 18. तो टाइम जो है निकल के आएगा
अप्रोक्सीमेटली 53.6 आवर्स। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 53.6 आवर्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल टाइम आ गया। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, और मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो मेजर सेक्शंस हम लोगों ने इस लेक्चर के बाद समाप्त कर लिए। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, और इस सेक्शन में, सेकेंड सेक्शन में मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताया, जिसमें यहां तक आते आते ये भी खत्म हो जाता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका लास्ट सेक्शन बच जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं, जिसे मुझे लगभग 2 लेक्चर लग जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।